IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम सिंगेज बुक का जो मैथमेटिक्स का आपका कलेक्शन है 5 किताबों का, उसके थ्रू ये करवा रहे हैं। ये किताबें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके पूरे 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को थरली डिवाइड करती हैं इन 5 किताबों में और हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली कवर करती हैं। चूँकि हम सारे चैप्टर्स कर रहे हैं, उनके हर एक कंसेप्ट को कर रहे हैं, उन कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं। सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाने के बाद एक्सरसाइजेस के हर वैरायटी के क्वेश्चन को हम कैटर करते हैं और फाइनली हम JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। मतलब एक अच्छी तैयारी है आपकी। और आप जानते हैं हम कोई चार्ज नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदने को कहते, कोई हमारा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर आपको क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी फर्स्ट बुक हमने शुरू की है, इसका 7th चैप्टर जो कि फाइनल चैप्टर है। इसके बाद हम कैलकुलस शुरू करेंगे। हाइपरबोला हम पढ़ रहे हैं। हाइपरबोला में हम एसिम्प्टोट्स को लेकर एक अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत अच्छा डिस्कशन, क्योंकि एक अच्छी क्लैरिटी आपको देगी हर चीज़ को लेकर। तो हमने एक छोटी सी बात की है कि सर अगर एसिम्प्टोट्स की बात चल ही रही है तो याद करिए हमने क्वेश्चंस के थ्रू से कंसोलिडेट करने की जद्दोजहद शुरू की है और उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू और प्रॉपरली इस कंसेप्ट को समझते हैं, ताकि आप एसिम्प्टोट्स को लेकर अश्योर्ड रहें कि कुछ भी आए हम बात बना लेंगे, हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्या लिख रहा है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट आपने ड्रॉ की है। माइंड यू एवरीवन, दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट आपने ड्रॉ की है एक हाइपरबोला पर। एक हाइपरबोला पर रुकिए जरा, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से, ठीक है। ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द हाइपरबोला, ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द हाइपरबोला। इन सारी बातों का क्या मतलब, मैं एक एक करके सारी बातें क्रैक करता हूं। पहले तो जब मुझसे कोई कहे दो अलग अलग टेंजेंट, मतलब वो पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा? सर वो पॉइंट आपका वो जो जोन हमने डिस्कस किया था उसमें लाई कर रहा होगा। पर एक मिनट, उसने एक और बात कह दी आपसे, आपने दोनों अलग अलग ब्रांच पर वो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, आपने दोनों अलग अलग ब्रांच पर वो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि फिर वही बात आपका ये रहा क्या भाई, कॉन्जुगेट एक्सेस। ये जितनी ड्राइंग मैंने अपने जीवन की सबसे ज़्यादा जो की है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही की है। इसके बाद इतनी हम ड्रॉ नहीं करेंगे चीज़ें, इतनी ज़्यादा हमारी मेहनत थोड़ी ड्राइंग को लेकर बच जाएगी, है ना। पर फिर भी ड्रॉ करना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें समझ ही तब आएंगी। आप ठीक से विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे। आपको बस मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, कुछ कुछ कह रहा हूँ, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ड्रॉ करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप चीज़ें ठीक से विजुअलाइज करते हैं, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो विजुअलाइजेशन के लिए ड्राइंग ज़रूरी है। आई होप आप ये मेरी इस बात का तात्पर्य और महत्व समझते हैं। अच्छा सर, ये रहे आपके दो एसिम्प्टोट्स, बिल्कुल ये रहे वो दोनों एसिम्प्टोट्स। अब मान लिया जाए एक हाइपरबोला है ना, ये आपका हाइपरबोला जा रहा है कुछ ऐसा, और इसी तरीके से यहाँ से भी वो हाइपरबोला आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है। बस बना लिया मैंने ना, रैंडमली, घबराइएगा मत। एक बात बताओ, मैं कहाँ पे एक पॉइंट चुनूँ जिससे इस पर दो टेंजेंट्स बनाए जा सके? सर यहाँ, 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 कहीं भी चुन लो। यहाँ पर आप कोई भी एक पॉइंट चुन लो, उससे आप दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे। एक मिनट, मैं किस जोन में, आई होप जोन आप समझते हो। एक जोन तो आपका ये है ना, ये वाला एंगल बाइसेक्टर का जोन, और एक जोन आपका ये वाला है, ये और ये। तो इनमें से किस जोन में मैं वो पॉइंट चुनूं ताकि मैं वो जो टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, जो मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं वो आपके डिफरेंट ब्रांचेस पर हो। आप समझते हो ना, लेफ्ट ब्रांच या राइट ब्रांच, या लेफ्ट आर्म या राइट आर्म, जो भी आप कहना चाहते हो। तो दोनों अलग अलग आर्म्स पे, अगर आप दोनों अलग अलग ब्रांच पे आप टेंजेंट चाहते हो, तो आप टेक्निकली आपका जो पॉइंट चुनोगे या तो इस जोन में चुनोगे या फिर आप इस जोन में चुनोगे। क्या आप मेरी इस बात से सब लोग सहमत हैं? आई होप आप इस बात से एग्री करते हो कि सर अगर आपने पॉइंट यहाँ चुन लिया तो आपकी दोनों टेंजेंट एक ही तरफ बन जाएंगी। वो तो गड़बड़ का विषय है, हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। हमें ऐसा तो नहीं चाहिए ना कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो सर हमें पॉइंट कहाँ चुनना होगा? इस और इस जोन के बीच में। यहाँ तो सर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब वो पॉइंट कैसे चुने? उस पॉइंट को लेकर उसने आपको एक हिंट दी है। उस पॉइंट को लेकर उसने एक हिंट दी है कि पॉइंट है आपका अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1। इसका क्या मतलब है? अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट है अल्फा
और y कोऑर्डिनेट है अल्फा प्लस 1, तो x की वैल्यू जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू जो x है वो मैं यहाँ रख दूँ, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, या ऐसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे मतलब आप समझ पा रहे हो वो क्या कहना चाह रहा है? इसका ये मतलब है कि जो आपका पॉइंट है ना वो इस लाइन पर लाई करता है। उसने ये नहीं कहा कि वो इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है, उसने तो बस क्या कह दिया, उसने कह दिया कि आपकी ये जो लाइन है इस पर लाई करने वाला पॉइंट है। पर उसने कैसे कहा? उसने कहा कि अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 एक पॉइंट है। पर अब ये हमारी इंटेलिजेंस है कि हम इसे क्रैक कर पाए। अच्छा, ये तो सर आपकी हमने बात मान ली, आप हमारी थोड़ी एक मदद करो सिंपल सी। आप हमें ये बताओ कि सिंपल सी बात है, सोच के देखना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कि अगर ये एक लाइन है, इस लाइन को मोटा मोटा अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कैसी बनेगी? देखो, आप देखो ध्यान से, ये कैसी लाइन है? ये कुछ ऐसी लाइन है। अगर मैं इसे इस फॉर्म में भी लिखूँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, x अपॉन -1 है ना, क्योंकि अपॉन 1 आएगा तो -1, बिल्कुल सही बात है। मैं अगर इसे ऐसा ले आऊँ तो यह जाता है x अपॉन -1 है ना, प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि ये कैसे हम सोचते हैं। याद है ना इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना भाई? आप देखो, कुछ नहीं करना, x को वहाँ लिख गए तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो उसे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये आपको ये जानने में हेल्प करेगी कि आपकी स्ट्रेट लाइन कैसी दिख रही होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि -1, 0 और 0, 1 से पास होगी। यानी कि ये जो अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 है आपका, ये लाइन कुछ ऐसी सी होगी। ये लाइन कुछ 0, -1 और सॉरी -1, 0 और 0, 1 से पास होने वाली ये वो लाइन होगी टेक्निकली, है ना। मैं उस लाइन को कुछ ऐसा बना लेता हूँ थोड़ा सा टिल्टेड, ताकि हम जब इंटरसेप्ट ढूंढें तो हमें आसानी से मिल जाए। ये वो लाइन है, बस ऐसे ही बना ली है मैंने, इसको लेकर कोई हल्ला मत मचाइए, है ना। आपको ये बात समझ आ रही है क्या? ये वो लाइन है हमारी। ये कौन सी लाइन है भाई? ये लाइन है सर आपकी x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एलिप्स क्या है? सॉरी, हाइपरबोला क्या दिया हुआ है सर? हाइपरबोला है x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अगर मुझसे कभी भी कोई जीवन में कोई हाइपरबोला दे तो क्या मैं उसकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन ढूंढ सकता हूँ? सर बहुत आसान काम है, आपको बस उस कांस्टेंट टर्म का ही फर्क रहता है। और ये तो हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इसकी एसिम्प्टोट तो हमारे लिए सबसे आसान काम है। आपको कुछ नहीं करना है, ये 1 को 0 बना देना है। तो अगर ये हाइपरबोला है तो इसकी एसिम्प्टोट्स की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो क्या होगी सर? वो होगी x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है। इस बात को ज़रा ठीक किया जाए तो सोच के देखो, मैं 9 और 16 को 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? तो इसे मैं लिखता हूँ 3² और इसे मैं लिखता हूँ 4²। a² माइनस b², कुछ याद आया? तो हम क्या लिखेंगे इसे मैं लिखूंगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 और x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 4। ये आपकी दोनों एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस आ रही हैं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो इस वाले पार्ट को 0 रखा, उस वाले पार्ट को 0 रखा, तो x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 4 के इक्वल आता है। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू -4x। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? अगर ये मैं लिख दूँ तो, अगर आपको ऐसा ठीक नहीं लग रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है ना। क्या आप इसे लिखो, इसे जब 0 के इक्वल रखा तो ये जाता है x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 4। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चीज़ें लाते हो तो ये हो जाता है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए? 4x प्लस 3y इज। सिमिलरली जब आप इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल रखते हो तो ये कितना आता है? x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 4। तो यहाँ से आप क्या लिखते हैं इसकी इक्वेशन? वो आप पाते हैं 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई थिंक अभी तक तो नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये हो गई आपकी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो एसिम्प्टोट है ये हो जाती है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। और ये वाली जो एसिम्प्टोट है ये क्या हो जाती है सर? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब गौर से मेरी एक बात सुनना, गौर से मेरी एक बात सुनना, इससे आपका क्वेश्चन खत्म होगा। एक शख्स ने आपसे कहा कि आपका जो पॉइंट आप चुने वो इस तरीके से चुनना कि वो इस लाइन पर लाई करे। तो मैंने यहाँ 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 ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स मुझे मिल गए। लेकिन एक मिनट सर, एक शख्स और आया और उसने कहा कि वो जो पॉइंट आप चुने वो कहाँ चुने? वो पॉइंट जो आप चुने वो या तो आप इस जोन में चुनिएगा
वो या तो आप इस जोन में चुनिएगा या फिर इस जोन में चुनिएगा, पर कहीं और मत चुनिएगा। तो जो इंटरसेक्शन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर वो पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है? क्या आपको एक कंक्लूजन समझ आ रहा है कि वो जो पॉइंट आपका है, वो जो पॉइंट आपका है वो ये वाले जोन में लाई करने वाला पॉइंट होना चाहिए। ये जो आपका जोन है, ये जो आपका जोन है, इस जोन में लाई करने वाला ये पॉइंट का कलेक्शन है वो। आप समझ पा रहे हो? जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि एक ने कहा लाइन पे होना चाहिए, एक ने कहा इसमें होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या है? ये मतलब आपको ये पॉइंट्स उठाना है, आपको ये सारे पॉइंट्स उठाना है जनाब। अगर आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हो तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले सारे पॉइंट्स आपको उठाना है। अब इन पॉइंट्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है? इन पॉइंट्स को लेके मेरा ओपिनियन सॉर्टेड है। इन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, मैं बाकी सारी बातें कर लूंगा आपसे। इन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सर यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है। आप समझ पा रहे हो क्या? और अगर ये मुझे ढूंढना है तो ये कुछ नहीं है, आप इसे गौर से देखो। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये पॉइंट क्या है? ये इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो टेक्निकली इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं सबसे पहले। तो आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? तो जैसे ही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो ये लाइन क्या है सर? ये है 4x + 3y = 0। और वो लाइन क्या है सर? वो है x - y + 1, जिसमें मैं 3y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3x - 3y + 3 = 0। और जैसे ही आप ऐड करते हैं इन्हें तो देखो 3y से 3y कैंसिल, 7x + 3 = 0। तो x कितना आता है सर? x आता है -3/7। क्या आपको x कोऑर्डिनेट समझ आए? मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -3/7। गौर से सुनिएगा, अभी काम की बात है। अच्छा, इस पॉइंट पर आते हैं। ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैं काम करता हूँ, इस इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो वो इक्वेशन तो आपकी 4x - 3y = 0 है। इसे -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x + 3y और -3 = 0। देखो ये कैंसिल, ये x, ये -3, तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। मतलब ये पॉइंट कितना आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है 3। अब गौर से सुनना, इस लाइन पर जो लाई कर रहा है वो पॉइंट क्या है? अल्फा और अल्फा +1। तो अल्फा की रेंज मुझे पता चल गई ना। अल्फा कहाँ से कहाँ तक है सर? जो ये पॉइंट है, ये क्या है आपका? इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट क्या है? अल्फा, अल्फा +1। तो अल्फा के बारे में अगर वो पूछ रहा है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो क्या मुझे अल्फा की रेंज पता चल गई है? हाँ सर, मुझे अल्फा की रेंज पता चल गई है। अल्फा जो होगा आपका -3/7 से 3 तक होगा। आप मेरी बात समझ पाए क्या? क्योंकि सुनना ध्यान से, सिंपल सी बात, होने को अल्फा कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे लाई करने वाला, यहाँ पे लाई करने वाला, कोई सा भी पॉइंट। पर अल्फा के साथ एक प्रॉब्लम थी। वो क्या? कि वो इस लाइन पर ही लाई करता, तो मुझे सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को चुनना था। तो मैंने इसकी बाउंड्री कंडीशन देख ली कि वो -3/7 से 3 के बीच ही रहेगा। और वही क्या है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जो अल्फा है वही उसका एब्सिसा है ना। तो मुझे इस लाइन पर रेंज करने वाले इन सारे पॉइंट्स की, इस लाइन पर घूमने वाले, वेरी करने वाले इन सारे पॉइंट्स की एब्सिसा ढूंढनी है। और वो एब्सिसा को लेके मैं अपना जो ओपिनियन रखता हूँ वो ये कि सर वो जो है एब्सिसा, वो आपकी कहाँ से कहाँ तक? वो आपकी -3/7 से कहाँ तक होनी चाहिए? 3 तक। अगर इन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करें, इन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करें, तो आप 2 यूनिक टेंजेंट बना पाएंगे। सर आपने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? आपकी मर्जी से आप कुछ भी क्यों कर लेते हो। क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? अच्छा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है कि -3/7 इंक्लूड करना। -3/7 इंक्लूड करना मतलब ये पॉइंट इंक्लूड करना। इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या मैं 2 टेंजेंट बना पाऊंगा? नहीं, इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगी सर। समझ रहे हो? मैं 3 से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो 3 से मैं एक ही टेंजेंट बना पाऊंगा, क्योंकि वो एसिम्प्टोट पर लाई कर रहा है। तो जो दोनों पॉइंट्स एसिम्प्टोट पर लाई कर रहे हैं वहां से तो आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो। एसिम्प्टोट के अलावा जो जोन बच गए वहां से 2 टेंजेंट बना पाओगे। और मुझे तो सिर्फ यही वाला जोन चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले वो पॉइंट्स चाहिए जहां से मैं 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स दोनों आर्म्स पे ड्रॉ कर पाऊं। क्या मेरी किसी भी बात से कहीं पर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है? आई थिंक अब आपको एसिम्प्टोट की एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हर एक बात क्लियर है कि चीज़ें कैसे सोचनी है। ये क्वेश्चंस अभी लेंदी आपको लग सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक बारीकी, हर एक बेसिक समझाया और सिखाया जा रहा है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में फटाफट ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आप फटाफट चीज़ें कर रहे होंगे। इतना घुमा फिरा के चीज़ें नहीं करनी है। तो अभी मैं समझा रहा हूँ, इसलिए हमें वक्त लग रहा है, क्योंकि हम बिल्ड कर रहे हैं चीज़ें।
जब बिल्ड हो चुके होंगे तो आप फटाफट कर लोगे ना। इट्स लाइक मास्टरिंग एन आर्ट। अब बाइक चलाना सीख रहे हो तो पहली बार सीखते वक्त मुश्किल होती है क्योंकि हम वो पहली बार कर रहे हैं, पर करते चले जाएंगे धीरे धीरे तो हम उसमें बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर हम बहुत इफ़िशिएंटली और स्मूथली उस काम को कर पाते हैं। बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं। चलो, यहाँ तक बात समझ आई तो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आई वुड से ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। इस क्वेश्चन से आपके दिमाग के बहुत सारे तार खुलेंगे, पर इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं बस 2 बातें आपसे कर लेना चाह रहा हूँ। थोड़ा ना मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर को लेकर, अगर आप भूल गए हो तो, क्योंकि ये डिस्कशन ज़रूरी है। पहले तो याद करो, अगर हमारे पास मान लो 2 स्ट्रेट लाइन है, इफ़ आई हैव लेट्स से 2 स्ट्रेट लाइन्स, है ना, एक रही है और एक मान लो ये रही है ना। तो अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन्स हमारे पास है जिनकी इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। मुझे कोई कहे कि सर इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर बताओ, तो आप कहोगे कि सर हो सकता है एक एंगल बाइसेक्टर तो ये रहे, हो सकता है एक एंगल बाइसेक्टर तो ये रहे, क्योंकि देखो आप, इसने इससे और इससे दोनों से इक्वल एंगल सबटेंड किया है ना, तो एक एंगल बाइसेक्टर तो ये रहे। पर हम जानते हैं कि अभी एक एंगल इनके बीच ये भी तो है, और अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खोजूं तो सर वो एंगल बाइसेक्टर ये भी हो सकता था। तो आप कहोगे कि ये भी तो एक एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो बिल्कुल सर, ये दोनों ही एंगल बाइसेक्टर्स हैं। अब हम एंगल बाइसेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं? हम एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखते हैं सर। बहुत आसान सा तरीका होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन, लिखता हूँ मैं क्या लिखना होता है, प्लस माइनस में यहाँ पे आप लिख लेते हो a2x, दूसरी वाली लाइन b2y प्लस c2। बस आप डिनोमिनेटर में दोनों के, इनके x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का अंडर रूट लिख देते हो। आई होप आप ये बात भूले नहीं हो। अब कुछ बातें, इतना काम तो आसान है। अब आपने कह दिया कि एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है, पर कौन सा वाला कौन सा है ये कैसे पता करेंगे? तो 2-3 बातें सुनते जाइएगा, काम की बात है। पहली बात तो ये सुनिएगा ध्यान से कि सर मुझे कोई पूछे अगर कि इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कौन सा वाला एंगल छोटा है और कौन सा वाला एंगल बड़ा है, कौन सा वाला बड़े वाले ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है, कौन सा वाला छोटे वाले ने एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, तो कौन सा वाला कौन सा बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज के कैसे पता करते हैं? इसका ट्रिक, इसका तरीका बड़ा सिंपल है। पहले तो जब आप इनकी इक्वेशन लिखे ना, तो इनके सिग्नेचर में कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे लिखना कि आपके C1 और C2 के साइन सेम हो जाए। पहले क्या करना, पहले तो आप क्या करना, पहली कंडीशन कि आप C1 और C2 के सिग्नेचर सेम बना लेना। इन इक्वेशंस को रीराइट करना इस मैनर में, है ना, इन इक्वेशंस को रीराइट करना इस मैनर में, फिर से लिख लेना कि आपके C1 और C2 क्या हो जाएं, आपकी इक्वेशन इस तरीके से लिखना कि आपके C1 और C2 सेम सिग्नेचर के हो जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो अब आप क्या करेंगे, गौर से सुनना, जब आप ऐसा करेंगे तो अब आप निकालिएगा, गौर से सुनना, a1 a2 प्लस b1 b2। आप क्या निकालना भाई, आप निकालना a1 a2 प्लस b1 b2। जब आप a1 a2 प्लस b1 b2 निकालें तो 2 बातें होंगी, या तो वो पॉजिटिव आएगा या फिर वो नेगेटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव आया तो प्लस साइन वाला जो आप एंगल बाइसेक्टर लेंगे, इनमें से जो प्लस साइन वाला लेंगे वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। इनमें से अगर a1 a2 प्लस b1 b2 आपका जो आया, आई एम रियली सॉरी, मैं ऑब्ट्यूज लिखना चाह रहा हूँ, है ना। अगर आपने a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू निकाली और अगर वो पॉजिटिव आई, तो जो वो आपका जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था एंगल बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन, उसमें प्लस साइन वाला ऑब्ट्यूज होगा और नेगेटिव साइन वाला आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू नेगेटिव आई तो आपका नेगेटिव साइन वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा और पॉजिटिव साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। पहले तो क्या ये बात आपको समझ आई? क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है? आई होप ये बात आपको याद है। हमने ये स्ट्रेट लाइन से पढ़ा है, पर यहाँ पर अभी हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैं रिकलेक्ट करवा दे रहा हूँ। एक और बात, मुझसे कोई पूछे कि आप ये बताओ, जैसे कि कोई एक पॉइंट दे दे, है ना, कोई पॉइंट देकर पूछे कि एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। अब देखो रीजन है, ये एक रीजन ये है जो कि यही है, इन दोनों रीजन को हम एक रीजन कहते हैं और इन दोनों रीजन को हम एक रीजन कहते हैं।
तो मुझसे कोई पूछे अल्फा कॉमा बीटा किस रीजन में लाई करता है, इस वाले एंगल बाइसेक्टर के रीजन में या इस वाले एंगल के बाइसेक्टर के रीजन में। तो हमारा तरीका क्या होगा आप सुनना। अब पहली बात तो मुझे C1 C2 का साइन सेम करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपकी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दे दो, क्या A1x प्लस B1y प्लस C1, और दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है सर, दूसरी स्ट्रेट लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2। अब आपसे किस पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट के बारे में। गौर से सुनना, बड़ी मजेदार बात है। आप अल्फा कॉमा बीटा इनमें पास करिए, आप अल्फा कॉमा बीटा इनमें पास करिए, किस में पास करिए, यहाँ पास करिए। तो क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1, और ये आता है आपका क्या A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2। अब आपको ये देखना होगा कि इन दोनों का साइन या तो सेम होगा या अपोजिट होगा। तो अब यहाँ पे दो बातें आएंगी, या तो इन दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, मतलब दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे, या फिर दोनों ही लेस देन 0 होंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? या फिर दोनों का साइन अपोजिट होगा, दोनों का साइन अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब क्या, अपोजिट मतलब जनाब सिंपल सी बात, अपोजिट मतलब क्या, मतलब एक ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा लेस देन 0 होगा, या फिर पहला वाला लेस देन 0 होगा और दूसरा वाला ग्रेटर देन 0 होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये भाषाएं समझ आ रही हैं? मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव यानी दोनों सेम साइन है, तो अल्फा कॉमा बीटा आपके प्लस साइन वाले एंगल बाइसेक्टर में लाई करता है। और दोनों के साइन अगर अपोजिट आए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हम कहेंगे अल्फा कॉमा बीटा वो नेगेटिव साइन वाले एंगल बाइसेक्टर में लाई करता है। ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सारा डेटा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं और चीज़ें वर्कआउट करते हैं। वो बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P1, 2 पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ हाइपरबोला, वन टेंजेंट टू ईच आर्म ऑफ द हाइपरबोला। इस बात पे बात करते हैं पहले तो, यहाँ तक जो बात है हमारे पास कि 1, 2 एक पॉइंट है, यहाँ से मैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहा हूँ अलग अलग आर्म्स पे। इसको थोड़ा ना या तो मन में सोच लो या फटाफट रफ में ड्रॉ करके देख लो कि इस बात का मतलब क्या है। देखो फटाफट मेरे दिमाग में जो बात आ रही है वो ये कि अगर आपके ट्रांसफर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस हैं और ये अगर आपके एसिम्प्टोट्स हैं, है ना, ये अगर आपके एसिम्प्टोट्स हैं और ये आपके क्या हैं, हाइपरबोला। बस रैंडम बना लो फटाफट ऐसा। अब आप एक बात बताओ, उसमें कहाँ वो पॉइंट लूँ मैं 1, 2 कि सर उससे दो अलग अलग आर्म्स पे टेंजेंट बना पाऊँ। तो सर अगर मैंने यहाँ पे वो पॉइंट ले लिया होता तो आप समझ पा रहे हो ना, वो टेंजेंट एक ही आर्म पे बन रही होती। तो मुझे समझ आ रहा है 1, 2 कहीं यहाँ या यहाँ, मतलब या तो इस जोन में या फिर इस जोन में होगा कहीं, क्योंकि अगर इन दोनों जोन में 1, 2 रहा तो सर आप आराम से देख पा रहे हो कि फिर उस केस में 1, 2 से आप जो टेंजेंट्स बनाओगे वो अलग अलग आर्म्स बनेंगे। तो पहली बात तो 1, 2 कौन से वाले एंगल बाइसेक्टर के पास है, 1, 2 आपके ये वाला एंगल बाइसेक्टर, यानी जो आपका कॉन्ग्रुएंट एक्सिस है उस वाले एंगल बाइसेक्टर के पास। पहले तो हमने ये कंक्लूड किया और ये दिमाग में सोच लेना है। इतनी बात आपको ये लाइन पढ़ते ही क्लिक होनी चाहिए कि 1, 2 जिस एंगल बाइसेक्टर ने कंटेन किया होगा वो आपका कौन सा एंगल बाइसेक्टर होगा, कॉन्ग्रुएंट एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा समझेंगे बात को, आगे निकालते हैं। फिर क्या वो बोल रहा है, जो एसिम्प्टोट्स हैं वो ये रही, ठीक है सर। अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है, पर मैं आपको बहुत सारी इसके थ्रू दूसरी 2-4 नई चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट यहाँ क्यों इतना हैंडी है। सुनना ध्यान से। पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं। अब वो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ दिस हाइपरबोला आर दिस, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। मुझे हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालनी, बहुत बड़ी काम बात है ही नहीं सर। सेक θ/2 इज आवर इसेंट्रिसिटी, बहुत आराम से निकल जाएगा। थीटा आपका एक्यूट एंगल है दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच, जो भी हम निकाल सकते हैं, मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल निकालना है, क्योंकि दो एंगल आएंगे, या तो ऑब्ट्यूज एंगल या एक्यूट एंगल, तो आप एक्यूट एंगल निकाल दो, जो कि फॉर्मूला आप जानते हो। बस वो निकालते ही आप आराम से उसका हाफ करके उसका सेक रेशियो ले लो, वो एसेंट्रिसिटी आएगी, आंसर आ जाएगा। पर मैं इस 1, 2 के थ्रू आपको कुछ 2-3 चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ। क्या क्या, गौर से सुनना। अगर मुझे मान लो आपको इन दोनों पर जाना है, आपको ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस पर जाना है, मान लो, है ना, तो हम क्या करेंगे, गौर से सुनो। मैं ढूंढूंगा इनके एंगल बाइसेक्टर, आप सुन रहे हो क्या? और जब इनके एंगल बाइसेक्टर ढूंढूंगा तो एंगल बाइसेक्टर्स क्या होंगे सर, √3x, है ना, -y + 5 डिवाइडेड बाय व्हाट। अब देखो यहाँ भी √3 और -1 है, यहाँ भी √3 और +1 है, तो डिवीजन वाला पार्ट ना भी लिखो तो चलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जो इसके डिवीजन में आएगा वही वहाँ आएगा, क्योंकि दोनों के x और y के कोफिशिएंट सेम है। क्या ये बात आप एग्री करते हो इससे? क्या आप सब इस बात से सहमत हो?
अच्छा, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो ये है √3x माइनस वाई प्लस 5 और ये कितना है सर, यहाँ पे प्लस माइनस लगा लो, √3x प्लस वाई माइनस 1 है ना। ये आपके दोनों एंगल बाइसेक्टर आ गए प्लस माइनस साइन के साथ, लेकिन इसमें से कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस और कौन सा कॉन्जुगेट एक्सिस अगर ये निकालना होता तो उसकी हेल्प हमारी 1,2 करेगा। कैसे, सुनना ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा काम करता हूँ, मैं 1,2 इसमें पास करता हूँ। देखो 1,2 यहाँ पास किया, अगर 1,2 यहाँ पास किया तो देखना ध्यान से, ये 1 रखा तो √3, 2 रखा तो -2 और ये +5, 5 - 2 कितना 3, 3 + √3 पॉजिटिव। तो जैसे ही 1,2 यहाँ रखा तो पॉजिटिव, 1,2 यहाँ रखते हैं, देखो 1 रखा तो √3, 2 - 1, 2 - 1 1, तो ये हो जा रहा है 1 + √3, ये भी पॉजिटिव। गौर से सुनना, 1,2 के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब अगर आपके दोनों पॉजिटिव आते हैं, याद आ रहा है आपको, तो आपका पॉजिटिव आना मतलब सेम साइन आना। अगर दोनों नेगेटिव आते तो भी, या दोनों पॉजिटिव आते हैं तो भी, यानी दोनों का अगर सेम साइन आता है, जब ये 1,2 आप इनमें पास करते हैं तो अगर साइन सेम आता है तो जो आपका पॉजिटिव साइन वाला एंगल बाइसेक्टर है वो 1,2 को कंटेन करता है। मतलब 1,2 को कौन कंटेन करता है हमारे लिए वो कंटेन करता है कॉन्ग्रुएंट एक्सिस। तो कॉन्ग्रुएंट एक्सिस क्या हो जाएगा भाई, अगर पूछा जाता तो वो मैं कहता, बड़ी सिंपल सी बात, √3x है ना माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइन वाला कौन है, √3x प्लस वाई माइनस 1। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो ध्यान से, √3x से √3x कैंसिल, आप ध्यान से देखिए, y उधर गया तो कितना 2y और 5 उधर गया तो -6 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 3 या y - 3 इज इक्वल टू 0, यानी आपके कॉन्ग्रुएंट एक्सिस तो आपका क्या रहा, y इज इक्वल टू 3। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और जैसे ही आपको कॉन्ग्रुएंट एक्सिस पता चला क्या, y इज इक्वल टू 3, क्या आप बहुत आराम से इसका ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं निकाल सकते? सर जो दूसरा वाला एक्सिस होगा, कौन सा, नेगेटिव साइन वाला, वो क्या रहेगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, नेगेटिव साइन, है ना। तो उसके लिए क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर √3x माइनस वाई प्लस 5, राइट हैंड साइड पर नेगेटिव साइन यूज़ किया तो -√3x माइनस वाई प्लस 1। इस डेटा का इस क्वेश्चन से कोई खास लेना देना नहीं है, बस मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे होंगी। तो देखो अब समझना, -y से -y कैंसिल, √3x इधर आया तो 2 टाइम्स √3x, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √3x, है ना। और अगर मैं 5 को वहाँ भेज दूँ, अगर मैं 5 को उधर भेज दूँ तो क्या दिख रहा है, देखो भाई 5 उधर गया तो 1 - 5 -4, और अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 का 4 2 टाइम्स तो हो जाता है -2/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/√3। x की जो वैल्यू आएगी भाई वो होगी -2/√3। ये क्यों निकाले सर आपने? ये मैंने महज इसलिए निकाले ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि बस आप एसिम्पटोट्स देखकर आराम से कॉन्ग्रुएंट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस बता सकते हो, बशर्ते आपको कोई ना कोई एक हिंट, कोई ना कोई एक बात, कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई हो। अब सर आप क्या करोगे, मेरा ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो बस आपको देना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ, मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ इस बात तक कि ज़रा आराम से एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात बताओ कि इस चीज़ को लेकर आपका क्या विचार है। अब मैं आ रहा हूं इसके एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स पर। वो क्यों, अब बात समझो। आपको जब दो एसिम्पटोट्स दे दी जा रही हैं, आपको जब दो एसिम्पटोट्स दे दी जा रही हैं तो गौर से सुनना, ये मेरी दो एसिम्पटोट्स हैं, बिल्कुल सर सही बात है। अब एसिम्पटोट्स जब दे दी तो आप तो अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी वो बना सकते थे ना, आप तो ये हाइपरबोला यहाँ भी बना सकते थे, आप हाइपरबोला यहाँ भी बना सकते थे। आपको कौन सा वाला पेयर लेना है ये किसने डिसाइड करवाया, ये सर 1,2 ने डिसाइड करवाया, क्योंकि 1,2 ने ये मुझे जानने में हेल्प की कि वो जो आपके 4 सेक्शंस हैं, वो जो आपके 4 सेक्शंस हैं उनमें से आपने कहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ की जिस तरीके से आप ये कंडीशन फुलफिल कर पाए। इस बारे में मैं बात करूँगा आपसे, लेकिन पहले ये बात गौर से सुनना। ये जब मेरे पास संभावना होती है तो इस संभावना को ही हम समझने के लिए थोड़ी सी एक और हेल्प लेते हैं, जो अभी डेटा हमने एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम को लेकर पढ़ा है। एंगल बाइसेक्टर के थ्रू मुझे आप एक बात बताओ, आपके ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन से होंगे? आई होप आप जानते हो। सर ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए कहानी बड़ी सॉर्टेड सी पड़ी है कि हम दोनों में पहले तो C1 और C2 के लिए साइन सेम कर लेते हैं, है ना। तो मैं √3x माइनस वाई प्लस 5 को तो यही रखता हूँ, है ना, मैं इसको तो यही रखता हूँ, क्या √3x फिर क्या लिखा हुआ है -y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन तो यही रखता हूँ। लेकिन दूसरी लाइन की इक्वेशन में भी मैं यहाँ पे +5 है तो इसे भी +1 बनाने के लिए क्या लिखता हूँ, -√3x माइनस वाई
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं पूरी कहानी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कहाँ पर आ पाऊँ, ये जो हमने कहानी पढ़ी है इस कहानी पर आना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो गौर से सुनना, पूरा रीज़न आपको क्लियर हो जाएगा, बस पहले 2-3 बातें समझो। एक बात बताओ, इन दोनों में क्या C1 और C2 का साइन सेम है? हाँ सर सेम है। जब C1 C2 का साइन सेम है तो आप A1 A2 और B1 B2 निकालो। आप A1 A2 निकालोगे तो √3 इंटू √ माइनस √3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिकली 3। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, √3 इंटू माइनस √3 प्लस B1 B2 क्या जा रहा है सर, -1 इंटू -1। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? गौर से सुनना, जब आप ये निकालते हो तो ये कितना आता है सर, देखो ये आता है -3, ये आता है +1। आप देख पा रहे हो, -3 + 1 कितना आता है सर, ये आता है -2, यानी आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव आने का मतलब है कि इस पर जब आप नेगेटिव साइन के साथ कंसिडरेशन करोगे, यानी कि क्या, ध्यान से देखना, √3x - y + 5 इज इक्वल माइनस ऑफ क्या, -√3x - y + 1। ये वाला जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आपका कौन सा वाला बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि हमने पढ़ा है, अगर आपकी इनमें C1 और C2 आप सेम रख दो, फिर आप A1 A2 और B1 B2 निकालो, ये प्रोसेस हमने पढ़ी है, याद करिए। तो अगर वो A1 A2 B1 B2 का साइन नेगेटिव आता है तो इनके और इनमें जो नेगेटिव वाला आपका एंगल बाइसेक्टर बनता है, दिस लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस लाइन, में जो नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला जो एंगल बाइसेक्टर बनता है, ये आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बनता है। ये आपका ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बनता है। ये कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जो साइन होता है वही ऑब्ट्यूज एंगल वाले बाइसेक्टर का साइन होता है। हमने ये तरीका सीखा था, अगर ये कहानी पूरी याद आ रही है। सर ये क्यों कर रहे हो, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। एक बात बताओ, कितना आ रहा है, देखो √3x यहाँ पे भी आ रहा है, प्लस √3x, ये पूरा पार्ट कैंसिल। तो आपको समझ में आ रहा है ना, y वाला पार्ट बच रहा है। y वाला पार्ट बच रहा है मतलब क्या, y वाला पार्ट बच रहा है मतलब आपका ये वाला पार्ट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो टेक्निकली आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, आप देखो ध्यान से बनते हो, अगर आपको ये पार्ट बाईपास होते नहीं दिख रहा है तो देखो, आपने पूरा नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है √3x, ये हो जाता है +5, ये हो जाता है -1, और यहाँ पे क्या जाता है सर, ये आ जाता है √3x - y + 5 इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब गौर से सुनना, ये वाला कौन सा वाला सर पार्ट है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वही पार्ट है जो हमने डिस्कस किया था, याद करो। यहाँ पर ये आपका y इज 3 वाला पार्ट बन रहा है। अगर अभी भी नहीं क्लिक कर रहा है तो देखो, √3x कैंसिल, y इधर आए तो -2y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू 3। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो y इज 3 वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, y इज 3 वाला जो एंगल बाइसेक्टर, ये किस में कंटेंड है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। क्या कुछ क्लिक हो रहा है आपको? इस बात से हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? तो क्लियर सी बात है सर, जो दूसरा वाला होगा वो आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या यहाँ तक बातें समझ आई? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। इससे आगे अब बढ़ते हैं हम। इस बात का क्या मतलब है, आप याद करो, हम सिंपल सी बात जानते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट एक्सिस वाला आपका जो जोन है उसमें आपका कौन लाई करेगा, 1,2। सर ये आप कैसे कह पा रहे हो? अरे बड़ी आसान सी बात है, 1,2 क्यों नहीं लाई करेगा, यही बात तो हम डिस्कस करते आए हैं। अभी आप खुद सोचो, अगर आपके कॉन्ग्रुएंट एक्सिस वाले या तो यहाँ या यहाँ कहीं भी आपका जो 1,2 लाई करेगा, तभी तो आप दोनों अलग अलग आर्म्स पे आपकी क्या बना पाओगे, आपकी अलग अलग दो टेंजेंट्स बना पाओगे। ये बात आपको समझ आई? अब सुनना, 1,2 पे ध्यान से सुनना, यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का। 1,2 वाला जो आपका एंगल बाइसेक्टर है वो कैसा है सर, वो आपका ये जो बाइसेक्टर है ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो आपका इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मुझे ये वाला एंगल बाइसेक्टर चाहिए, मुझे ये वाला एंगल बाइसेक्टर चाहिए, जो कि क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब टेक्निकली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर नहीं चाहिए, मुझे जानने में इंटरेस्ट है कि इनका एक्यूट एंगल वाला कौन सा पार्ट है। हो सकता था ऑब्ट्यूज भी होता, पर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे ये पता चला कि जिस बाइसेक्टर में आपका 1,2 लाई करता है, जिस जोन में, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो जो आपकी एजिम्प्टोड्स हैं, उनके बीच में जो एंगल है, जहाँ पे आपका हाइपरबोला कंटेंट है, वो एंगल आपका कौन सा है, वो आपका एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल आपकी इसेंट्रिसिटी निकालने में हेल्प करेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसेंट्रिसिटी निकालने में आपकी कौन हेल्प करेगा, इसेंट्रिसिटी निकालने में हमेशा आपकी हेल्प करेगा जो हाइपरबोला कंटेन करने वाली एजिम्प्टोड्स हैं, है ना।
आप समझो एजिम्प्टोट्स के बीच दो एंगल हैं, एजिम्प्टोट्स के बीच दो एंगल्स कौन कौन से हैं, जैसे मैं इस एंगल को कहूँ थीटा और इस एंगल को कहूँ फाई, तो एजिम्प्टोट्स के बीच एक एंगल थीटा है और एक एंगल फाई है। मुझे एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए जो एंगल चाहिए, जो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए चाहिए वो थीटा क्यों चाहिए, क्योंकि थीटा वो एंगल है जिस जोन में आपका हाइपरबोला कंटेंट है। क्या आपको कंडीशन समझ आ रही है? तो हमने क्या ढूंढा, हमने पहले तो ये ढूंढा कि ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल और कॉन्ग्रुएंट और ट्रांसवर्स में कहाँ पर आपकी बात बन रही है। तो हम जानते हैं आपका कॉन्ग्रुएंट एक्सिस और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर सेम है, क्योंकि 1,2 ने हमारी वो जानने में हेल्प करी, और आपका ट्रांसवर्स एक्सिस और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर सेम है। तो मुझे टेक्निकली इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, लेकिन कौन सा वाला? ये आपके एजिम्प्टोट्स हैं, तो एक तो ऑब्ट्यूज एंगल है और एक आपका एक्यूट एंगल है। मुझे कौन सा चाहिए? मुझे एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर चाहिए, क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये वो थीटा है। यहाँ से जो निकलेगा ना वो तो फाई होगा। आप मेरी बात समझ पाए? मतलब इन दोनों के बीच में दो एंगल्स आएंगे, उसमें मुझे एक्यूट एंगल चाहिए। इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा उसमें से मुझे एक्यूट एंगल चाहिए। ये बात समझ आई क्या? चलो, दोनों लाइंस हैं। अब दोनों लाइंस की स्लोप क्या क्या है सर? इस लाइन की अगर स्लोप मैंने ढूंढी तो देखो ध्यान से, m1 कितनी आती है? अगर आप y को उधर भेजते हैं तो m1 आता है √3, है ना। सिमिलरली अगर मैं √3x और माइनस उनको उधर भेजता हूँ तो यहाँ से जो स्लोप आती है वो कितनी आती है? गौर से देखो, वो आती है -√3। तो √3 और -√3 दो स्लोप्स हैं जिनसे मुझे क्या निकालना है? एंगल, जो कि निकला रखा है। आप आराम से सोच सकते हो, बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप निकालो इन दोनों के बीच का एंगल। ये निकला रखा है वैसे, पर फिर भी देख लो, है ना। आप अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकाल रहे हो तो आप क्या कहोगे सर? मॉड ओवर, है ना, m1 - m2, वो कितना हो जाएगा? √3 माइनस √3 यानी प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो √3 इंटू √3 कुछ ऐसा। क्या बात आपको समझ आई? तो टेन थीटा कितना आ रहा है? गौर से देखिए, टेन थीटा जो आपका आ रहा है √3 प्लस √3, 2 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई कितना? -2। मॉड लगाए तो ये पार्ट हट जाएगा। तो टेन थीटा कितना आता है सर? टेन थीटा आपका जो आता है वो गौर से सुनिएगा, वो आता है √3। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी कंसर्न है तो पूछो। सर टेन थीटा इतना आया, तो वैसे ही बस पूछ रहा हूँ मैं आपसे, थीटा कितना रहा होगा? सर थीटा रहा होगा tan इनवर्स √3। √3 कहाँ होता है? 60 डिग्री। तो थीटा कितना रहा होगा? π/3। अब आप एक बात बताओ, अगर ये 60 है, अगर थीटा आपका 60 है, तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा? आपका एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट आपको पता है ना। ये थीटा क्या है? ये थीटा आपके दोनों एजिम्प्टोट्स के बीच का एंगल है। अगर मैं इन दोनों में एक एंगल जो है वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा? 180 - 60 120। तो क्लियर सी बात है, 60 ही आपका एक्यूट है, क्योंकि ये 90 से कम है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि थीटा हम 60 को ही लेंगे, हम दूसरे वाले को थीटा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस 60 में ही आपका हाइपरबोला कंटेंट है, इसमें नहीं है। इसमें ही क्यों कंटेंट है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1,2 पॉइंट है। तो 1,2 है तो क्या हुआ? क्योंकि उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहे हो, दो टेंजेंट्स दोनों अलग अलग आर्म्स पे ड्रॉ कर पा रहे हो, तो वहां तो कॉन्ग्रुएंट एक्सिस वाला बाइसेक्टर होगा, जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। दोनों बातों को रिलेट कर पा रहे हो। ये हम घुमा फिरा के बात ऐसी क्यों कर रहे हैं? तो मैं ये कहूंगा कि मुझे 60 डिग्री इन दोनों एजिम्प्टोट्स के बीच एंगल मिल रहा है। इन दोनों एजिम्प्टोट्स के बीच अगर एंगल मिला 60, तो हमारी एसेंट्रिसिटी क्या होती है सर? वो होती है ई, जो एसेंट्रिसिटी होती है सेक ऑफ ये, जो जहाँ पे आपका हाइपरबोला लाई करता है उस वाले एंगल का हाफ। तो 60 का हाफ कितना? 30। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एसेंट्रिसिटी कितनी आएगी? 1/cos 30। बिल्कुल सही बात। cos 30 कितना होता है? cos 30 sin 60 √3/2, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये होगा 2/√3। तो जो आपके इस क्वेश्चन की एसेंट्रिसिटी आएगी वो होगी 2/√3। ये क्वेश्चन आप फटाफट बस स्लोप निकाल के करते ना तो भी सही जाता, लकीली, कोइंसिडेंटली। पर उस दौरान आप ये पूरी प्रोसेस भूल गए होते और आप इसका आंसर सही नहीं ला रहे होते। आप आंसर अब भी सही ही लाए हो, लेकिन अब आपने यथावत पूरी प्रोसेस सही फॉलो की, आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किए, कोई भी गलती नहीं की है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो बात बनेगी, वरना बात आप एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे अगर थोड़ा भी डेटा बदला। तो मैं पूरी प्रोसेस एक बार फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। ये पूरी प्रोसेस जो हमने की वो क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर को लेकर तो मुझे नॉलेज आपको देने की जरूरत नहीं है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे जो आपको बताना है वो ये कि आपके पास ये दोनों क्या रहे? ये दोनों आपके रहे एजिम्प्टोट्स, है ना। ये मान लिया एजिम्प्टोट नंबर 1 और ये रहा आपका एजिम्प्टोट नंबर 2, है ना। अब मैं सीधी सी बात है, इनके जब एंगल बाइसेक्टर निकालता हूँ तो एक एंगल बाइसेक्टर ये आता है और एक एंगल बाइसेक्टर ये आता है ना।
अब मुझसे पूछा जाए इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय सेक थीटा बाय 2। तो थीटा क्या होता है सर? थीटा आपका वो एंगल है जहां पर आपका एलिप्स है, वहां पर जहां पर आपका हाइपरबोला है, वहां पर जो एंगल बन रहा है ना एसिम्प्टोट्स के बीच, वो है थीटा। तो हमने ये कैसे पता किया? उसने हमें एक पॉइंट दिया था, लेट्स से अल्फा और बीटा मैंने मान लिया। तो उसने ये कहा था कि इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो आप दो अलग अलग आर्म्स पर अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाए। तो एक ये बन गई और एक ये बन गई। अगर अलग अलग आर्म्स पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो ये जो आपका अल्फा कॉमा बीटा है ये आपके कॉन्ग्रुएंट एक्सिस वाले जोन में लाई कर रहा है। आपका ये जो जोन है कौन सा जोन है? कॉन्ग्रुएंट एक्सिस वाला जोन है। तो जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है वो आपका क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस। पहली बात तो ये समझ आई। दूसरी बात हमने ये पता किया कि जो कॉन्ग्रुएंट एक्सिस आपका है वो कौन सा वाला है सर? वो आपका निकल कर आया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? वो बाय डिफॉल्ट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो दोनों के बीच में मैंने एंगल निकाला, मुझे पता चला कि एक्यूट एंगल कितना है। एक्यूट एंगल पता क्यों किया? क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए था, और जैसे एक्यूट एंगल पता चला उसका हाफ करके उसका सेक रेशो ले लिया, सीकेंट ले लिया टेक्निकली, तो मुझे इसेंट्रिसिटी मिल गई। और मेरा यकीन है आपको एंगल बाइसेक्टर्स वाली बातें सारी पता हैं, इनको लेकर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि दो लाइंस दे दी जाएं जिनमें अगर मैं C1 और C2 को सेम कर लूं तो मैं A1 A2 प्लस B1 B2 निकाल लूं तो उनका जो साइन आता है वही आपके ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर साइन होता है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे अगर पता करना है उनमें से वो अल्फा बीटा किस जोन में कंटेंड है, वो इस वाले एंगल बाइसेक्टर वाले जोन में कंटेंड है या इसमें, तो हम क्या करते हैं? हम दोनों में, इसमें और इसमें x और y की जगह अल्फा बीटा पास करते हैं। तो हम निकालते हैं A1 अल्फा B1 बीटा प्लस C1 और A2 अल्फा B2 बीटा और C2। अब हम चेक करते हैं इन दोनों की वैल्यू साइन वाइज सेम है या अपोजिट है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों अपोजिट साइन के होंगे। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो हम कहते हैं प्लस साइन वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो उस पॉइंट को कंटेन करता है, और अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं तो माइनस साइन वाला एंगल बाइसेक्टर उस पॉइंट को कंटेन करता है। ये बातों से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और ये सारी नॉलेज आपकी एंगल बाइसेक्टर की लगी अगर आप सोच पा रहे हो तो। एक क्वेश्चन यानी एक असाइनमेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए होते हैं होमवर्क क्वेश्चन, इसके थ्रू और क्लैरिटी लाते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में वो आपको क्या लिख कर दे रहा है ताकि हम बातें समझ पाएं। बातें गौर से सुनिएगा भाई। पहला पॉइंट, फाइंड द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। सर मेरे ख्याल से तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इस हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम है क्या? अभी निकाला है, अगर आप याद करो 1 हटा दो तो ये क्या बच जाएगा? x² माइनस y² 9 इज इक्वल टू 0। याद आया कुछ? आई होप आपको बनती हुई दिख रही है ना? फिर आप क्या लिखोगे? x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो एसिम्प्टोट की फाइनली इक्वेशन आएगी, या तो आप चाहो तो यहीं से भी निकाल सकते हो। आपको याद है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स ऑफ कितना? 2 टाइम्स h² माइनस AB अपॉन मॉड ओवर A प्लस B। अगर आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन लिखी हो तो यहाँ से आप A और B देख ही पा रहे हो, h आपका 0 है, बस उससे निकाल दो, ये वैल्यूज रिप्लेस कर दो, आपका आ जाएगा जो कि आपकी A वैल्यू होगी। या फिर आपको स्प्लिट करना है तो इन दोनों को स्प्लिट कर लो, दोनों की अलग अलग स्लोप निकाल लो और फिर कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों तरीके आपके सामने, बस अब कर लेना क्योंकि मैंने लगभग पूरा सोल्यूशन आपके सामने लिख दिया है। इसके बाद भी मैं करूँगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए जो आप खुद से स्वयं से करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे जाते हैं। इफ एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला बाइसेक्ट द एंगल्स बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है सर, देन व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इस लाइन को ठीक से पढ़ो। जो एसिम्प्टोट है आपके हाइपरबोला की, जो हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स हैं, ये मान लो एसिम्प्टोट्स हैं, है ना, वो क्या कर रही हैं? वो बाइसेक्ट कर रही हैं कौन सा एंगल? बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। अब आप समझना कितनी मज़ेदार सी ये बात है, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि ये जो एसिम्प्टोट है, ये आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन खत्म। क्यों खत्म सर? ये इसलिए खत्म क्योंकि आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है सर? वो होता है 90 डिग्री। और अगर इस एसिम्प्टोट ने उसे बाइसेक्ट किया तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हुआ कितना भाई? π/4। और ये एंगल भी कितना हुआ? π/4।
अगर ये एंगल π/4 है तो एंगल भी कितना हुआ π/4। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है? इस बात से आपको खैर ये क्वेश्चन पढ़ते ही दिख जाना चाहिए था, पर मुझे ये दिख रहा है कि एसिम्प्टोट्स के बीच जो एंगल है, एसिम्प्टोट्स के बीच जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। और अगर एसिम्प्टोट्स के बीच में एक 90 डिग्री एंगल है तो मैं कुछ कहूँ या आप मुझे बता रहे हैं? सर एसिम्प्टोट्स आपकी एसिम्प्टोट्स अगर परपेंडिकुलर हैं, मतलब वो कैसा हाइपरबोला है? सर वो आपका रेक्टेंगुलर या उसे आप कह लें इक्विलैटरल हाइपरबोला है। और एक रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला को लेके हमारा ओपिनियन सॉर्टेड है कि उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होती है। मुझे कुछ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आया? क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन था? फिर भी अगर आपको कुछ करना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बात आप खुद से भी सोचेगा। खैर ये बात एविडेंट है, बात बहुत एपेरेंट है ना। नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसकी हिंट लेंगे और ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो वो क्या लिख रहा है, इफ़ द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला लाई ऑन द लाइन y = x, तो इस पर लाई करती है, मतलब क्लियर सी बात है सर, ये कौन सा एक्सिस है? ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, क्योंकि जिस एक्सिस जिस लाइन पर फोकस दोनों फोकाई आपकी लाई करती हैं वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। और मेरा यकीन करिए अगर आपको ये पता है तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन की भी इक्वेशन आपको पता है, ऑल्दो वो कहीं से भी पास हो रही हो, पर इस पर अगर वो परपेंडिकुलर है, अगर इसकी स्लोप हमारे लिए कितनी है 1, तो जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी यानी कॉन्ग्रुएंट एक्सिस, उसकी जो स्लोप होगी वो कितनी होगी -1, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्ग्रुएंट एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, वन ऑफ द एसिम्प्टोट्स इज y = 2x। मेरा यकीन करिए अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। वो कह रहा है कि इसकी एक जो एसिम्प्टोट है, इसकी वन ऑफ द एसिम्प्टोट्स है ना, एक एसिम्प्टोट आपको बताएगा, वो निकालनी होगी, पर एक उसने कही वो कितनी है, y = 2x। तो वो पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मेरा यकीन करिए आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, गिवन दैट इट पासेस थ्रू 3,4। पहली कंडीशन तो आप ये सोच लो कि अगर आपको एसिम्प्टोट की एक इक्वेशन दे दी है तो दूसरी आप मान सकते हो, दूसरी आप मान सकते हो, एंगल भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको दोनों के बीच का, दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशंस थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप इसकी एक इक्वेशन मान सकते हो। एक एसिम्प्टोट आपके पास है, एक दूसरी कई सारे पैरामीटर के साथ मान सकते हो, जो मैं पूरी डेटा रिवील नहीं कर रहा हूँ। जब दोनों एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ गई, एक ऑफकोर्स थोड़ी मानी हुई कुछ वेरिएबल्स के साथ, तो आप क्या करोगे कि सर एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस, अगर एक एसिम्प्टोट है L1 और एक एसिम्प्टोट है L2, तो L1 और L2 का प्रोडक्ट आपको हाइपरबोला की इक्वेशन तक ले जाएगा। हालांकि उसमें और इसमें कांस्टेंट का फर्क होगा, और वो कांस्टेंट कौन दूर करेगा? ये कई सारी बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, आप निकालिएगा, आप बहुत आराम से इस बात तक पहुंच जाएंगे। मेरा यकीन है आप कर लेंगे, क्योंकि ये उसी डेटा, उसी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो सब कुछ हमने सीखा, किया या अप्लाई किया है। आप कर लेंगे, ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं मूव करूँ तो बात खत्म, बात ऐसे खत्म कि आपकी सिंगेज मैथमेटिक्स चल रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कैसे कर रहे हैं? हम सारे चैप्टर कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज में हर वेराइटी के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, आपके सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, हर तरह के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेकर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यहाँ चैप्टर को बाइंड अप कर रहे हैं। कौन से चैप्टर? 5 किताबों के। 5 कौन सी किताबें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, मतलब सब कुछ हम कर रहे हैं, आप यकीन करिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा मॉडल नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, कहीं नहीं जा रही है एग्जाम। विद दैट मेरा मानना है आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।